तो हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम आपका पहला क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी का। चलिए, हिंदी हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात होती है कि हिंदी हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। कैसी भाषा है हिंदी? तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी कैसी भाषा है। ये क्या होता है कैसी भाषा है? समझिए, हिंदी कैसी भाषा है। इसमें तीन प्रश्न सामने आते हैं। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है मातृभाषा, एक होता है आपका राजभाषा। ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हिंदी कहाँ खड़ी है? हिंदी कौन भाषा है? सबका एक एक करके परिभाषा जानते हैं। राष्ट्रभाषा उसको बोलते हैं, राष्ट्र और मीन्स होता है देश। अब भाषा माने वैसी भाषा जो पूरे देश के लिए भाषा हो, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। तो क्या हिंदी हमारे संपूर्ण देश के लिए है या नहीं है? ये आप बताइए। मातृभाषा वैसी भाषा जो हम अपनी माँ की गोद में सीखते हैं, अर्थात हम अपने आस पड़ोस जन्म स्थान जो हमारा परिवेश होता है वहां सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं मातृभाषा। और एक होता है राजभाषा, वैसी भाषा जिसकी चर्चा हमारे संविधान में की गई हो कि सरकारी कामकाज इसी भाषा में होगी, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में चर्चा किया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया और तब से ही हमारे भारत की राजभाषा है। आपसे यदि कोई पूछे कि हिंदी कैसी भाषा है, तो आप राष्ट्रभाषा न बोलिएगा, आपको बोलना है हिंदी हमारी राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। मातृभाषा सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए भोजपुरी हो सकती है, किसी के लिए मैथिली हो सकती है, किसी के लिए मराठी हो सकता है, किसी के लिए पंजाबी हो सकता है, यानी जो अपने आसपास पड़ोस में सीखे हैं। राजभाषा का अर्थात है जो संविधान में जिसको मान्यता दिया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर को। हिंदी जो हम लिखते हैं, हिंदी को जो हम लिखते हैं वो एक विशेष लिपि में लिखते हैं। उस लिपि को हम कहते हैं देवनागरी। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। चलिए, अब आप क्लास 10th के हिंदी के पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। ये जो पुस्तक है आपका क्लास 10th का हिंदी, ये दो ठो हिंदी, एक है गोधुली और एक है आपका वर्णिका। गोधुली और वर्णिका, सबसे पहले मैं आपको गोधुली पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आपको वर्णिका पढ़ाएंगे। गोधुली जो है, गोधुली दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, गो और धूली। गो का अर्थ होता है गाय, धूली का अर्थ होता है धूल, अर्थात गाय के पैरों के धूल। गाय के पैरों के धूल को हम कहते हैं गोधुली। हमारे सांस्कृतिक परंपरा में गौ को ज्यादा महत्व दिया गया है। जब संध्या वेदा में यानी सायंकाल में जब गाय चरने के बाद अपने गौशाला में वापस लौटती है, तो उसके पैर की जो धूली होती है, जो उड़ती है, उसी बेला को, उसी काल को, उसी समय को गोधुली कहा गया। अर्थात संध्या वेदा के लिए, सायंकाल के लिए हम गोधुली शब्द का उपयोग करते हैं। किस शब्द का उपयोग करते हैं? गोधुली शब्द का हम उपयोग करते हैं। अब ये रही वर्णिका। तो जब वर्णिका पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि वर्णिका क्या है। तो चलिए, अब इस चैप्टर को हम समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। हिंदी के बारे में जो कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका कहना है कि हिंदी के बारे में वो अपने भाषा में कुछ बताते हैं, अपने शब्दों में कुछ कहे हैं। उसको आप देखिए। पहले यहाँ पे हिंदी के बारे में कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ कहे हैं, समझते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है, हिंदी साधारण जनता की भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेगी, जनचित में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी
राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। यह है हमारी हिंदी भाषा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है हिंदी के संदर्भ में। चलिए, हिंदी जो आपको पढ़ना है, हिंदी का जो पुस्तक है, ये जो गोधुली है, इसे आपके दो भाग में पढ़ना है। एक है आपका गद्य खंड और एक को बोलते हैं काव्य खंड। काव्य खंड कहने का अर्थ है जिसमें कविताएं लिखी गई हो। गद्य खंड यानी जिसमें कहानी, निबंध, व्यक्ति चित्र ये हो, उसे गद्य खंड बोलते हैं। आपकी जो गोधुली है, ये गोधुली दो भागों में है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। चलिए हम देखते हैं गोधुली जो दो भागों में है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड, समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गोधुली के दोनों खंड आपको दिख रहे होंगे। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, गोधुली जो है आपके दो भाग में है, दो खंड में है, एक गद्य खंड और यहाँ आपको दिख रहे हैं काव्य खंड। गद्य खंड में 12 अध्याय हैं और जो काव्य खंड है उसमें भी 12 अध्याय है। और यहाँ लेखक और इधर कवि के नाम दिए हुए, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी का ये पहला अध्याय है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ये पहला अध्याय आपको मैं आज के वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। इधर लेखक का नाम है, यहाँ उसके पाठ है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं, तो ये आपको याद कर लेने हैं। याद कर लेने नहीं है, मैं आपको याद करवा दूंगा। ऐसे पढ़ाएंगे कि पूरा याद रहेगा आपको। एक एक करके पहले पढ़िए। आपका पहला ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध। श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। दूसरा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए जो हिंदी है आपका, इसमें इसमें भीमराव अंबेडकर जी ये पाठ को लिखे हुए हैं। जो पाठ है इनके बारे में जानने से पहले अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी। वैसे इनके बारे में तो पूरा संसार जानता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है उसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन पूछेंगे, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ बाबू? 14 अप्रैल 1891। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ? महू मध्य प्रदेश। कहाँ? महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा, इनको मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी इनकी प्राथमिक शिक्षा जहां थे वहीं से हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, नरेश मिस होता है वहां के राजा जो होते हैं, शासक जो होते हैं उनके कहते हैं। शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और वहां से पूरी शिक्षा करने के बाद फिर वहां से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत की धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के
व्याख्याता बनकर के उभरे। स्वदेश अर्थात अपने देश में कुछ समय के उन्होंने वकालत भी की थी। कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया था अपने देश में? वकालत भी की थी। अपने देश में कुछ समय के लिए वकालत भी की थी। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, अछूत किनको कहते हैं? हमारे समाज की विडंबना की बात है कि हमारे समाज में कुछ समय पहले छुआछूत का भेदभाव होता था। कुछ लोग को नीची जाति कह करके ऊंची जाति के लोग वगैरह भेदभाव करते थे। यह हमारे समाज के लिए गलत बात था। तो उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में इनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक व्यक्ति यानी जिनसे आप सीखते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं। आपके लिए कोई भी हो सकते हैं, जैसे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया। ये रहा उनका बारे में थोड़ा सा जानकारी। यहां से ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। एक क्वेश्चन। कहां? महू मध्य प्रदेश। कहां जन्म हुआ? महू मध्य प्रदेश। इनका निधन कब हुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहां? दिल्ली में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं जो यहाँ दिया गया है। पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ये उनकी पुस्तक है, रचनाएं हैं। जेनिसस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब उनकी रचनाएं हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, पहला ऑब्जेक्टिव। जेनिसस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ये हुआ भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑब्जेक्टिव। द अनटचेबल्स, इसके भी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। एनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि इनकी रचनाएं रही हैं। ये सब इनकी रचनाएं रही, सब आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में उनका जो संपूर्ण वाङ्मय है भारत सरकार के किस मंत्रालय से? कल्याण मंत्रालय। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण। कौन सा विख्यात भाषण? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट उनका क्या रहा? विख्यात भाषण था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद के उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह जो भाषण था, देना था जाति पाति तोरक मंडल में लाहौर में। कहा देना था? लाहौर में। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर में देना था। उसके वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में ही देना था। आज 2026 है, यानी 90 साल पहले की कहानी। इसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर
मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो हम यहाँ पर उनके बारे में जो कुछ जानकारी थी वो आपको बताए हैं और आपको समझा दिए हैं किस तरह से उन्होंने अपने पुस्तक वगैरह रचना की, किस तरह से उनका जीवनी वगैरह रहा, ये सब आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर आपका जो पाठ शुरू होगा, ये पाठ है जो लिखे हुए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो पाठ जो भाषण है ये शुरू होता है। ये पाठ है उनका, अब एक सेकंड रुकिए। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। पहले इसको इरेज कर लूं। तो ये पाठ जो आपका शुरू होने वाला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ क्या है? तो ये निबंध है। गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध। तो चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। जूम कर लेने दीजिए इसको पूरा बोर्ड पे, ताकि आपको मोबाइल फोन में अच्छे से दिख सके। पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ही है, पहला क्लास है तो इसको देखिए। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे मैं जूम कर दूंगा, तब तक आपको दिख रहा होगा। हम स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आपको स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। चलिए स्पष्ट है ना? चलिए दिख रहा है। जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब उन्होंने इस भाषण जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट में जो लिखे थे, भाषण देना था उनको, ये क्या है? तो भाषण है, वो भाषण देने वाले थे लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल में, लेकिन किसी कारण बस वो न दे पाए, जो आपको बताए हैं पीछे। तो वही भाषण यहाँ पे पाठ के रूप में दे दिया गया है, उसको आपको हम समझा देते हैं। देखिए बाबा साहब अंबेडकर का जाति प्रथा के संबंध में क्या राय रहा, क्या विचार रहा, वो सब इस भाषण से दिखता है। आप समझिए। वो कहते हैं जाति प्रथा हमारे समाज के लिए विडंबना की बात है। विडंबना अर्थात उपहास, मजाक का विषय है कि क्या प्रथा है ये, क्या है ये जाति प्रथा, ये मजाक का विषय है। कैसा विषय है ये? मजाक का विषय है। समझिए, ये उपहास का विषय है, मजाक का विषय है। कहते हैं यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद, जातिवाद अर्थात जाति को मानने वाले लोग, जो जाति को ज्यादा जोर देते हैं, उसको जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक अर्थात जो जाति को मानने वाले लोग हैं, जो जाति प्रथा को मानने वाले लोग हैं, उसको कहते हैं जाति के पोषक। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन नहीं कहते कि जाति अच्छी चीज है, जो लोग इसको मानते हैं वो क्या कहते हैं? समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, जो समर्थन करने वाले लोग वो कहते हैं, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, क्या कहते हैं? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता, कार्य कुशलता यानी काम का बंटवारा किया जाता है, इसलिए जाति प्रथा अच्छी बात है। यानी जाति जो बटा रहेगा, अलग अलग जाति में हमारा समाज बटा रहेगा, इससे क्या होगा? सभी जाति को अपना अपना काम बटा रहेगा, और जब काम बटा रहेगा तो काम अच्छे से होगा, इसलिए कहते हैं कार्य कुशलता के लिए अच्छी बात है। जो जातिवाद को मानते हैं वो लोग कहते हैं कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहते जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, यानी जाति प्रथा काम के आधार पर जाती है, जैसा काम वैसा जाति। इसलिए वो लोग कहते हैं ठीक है, जो जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा के मानने वाले लोग कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन हो गया है। श्रमिक यानी लोगों में जाति भेद हो गया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन भले ही सभ्य समाज की आवश्यकता है कि नहीं सब तरह के लोग काम करने वाले रहे हमारे समाज में, अच्छी बात है।
लेकिन यानी क्या लिख रहा है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जो जाति प्रथा है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। यानी भारत में जो जाति प्रथा है, काम के आधार पर जाति का तो विभाजन कर देती है, लेकिन उसमें ऊंच नीच बांट देती है कि यह ऊंची जाति तो ये नीची जाति, ये काम करे तो अच्छे और ये काम करे तो बुरे, ये तो नीचे, ऐसे बांट देती है, ऊंच नीच में बांट देती है, जो कि विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। इस तरह की जाति व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी काम में कोई भी हो, कार्य करते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोजगार पाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, और काम के आधार पर जाति बांट दिया जाए तो उचित नहीं है। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, बड़े कहते हैं, उनको भी कोई काम कराने की आवश्यकता तो उन्हीं से करवाते हैं, फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, तो फिर वो काम कौन करेगा? ये जाति प्रथा को मानने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जाति प्रथा समाज के लिए कितनी घातक है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या कहते हैं? जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं। स्वाभाविक माने कहने का अर्थ हो कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर कहने का मतलब वो इनकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो उनके माता पिता के अनुसार कर दिए जाते हैं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी हम कुशल व्यक्ति, क्वेश्चन कहेंगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, अपने कार्य या पेशा का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये हमारे समाज के लिए गलत बात है। यानी जब किसी के माता पिता जिस जाति के हैं, जिस काम को करते हैं, उसके बच्चे भी वही काम को करेंगे, ये गड़बड़ है। भले वो बच्चे को इच्छा हो या ना हो, भले वो दूसरा काम करने में अच्छा हो, तो नहीं, उसके माता पिता जो काम करते हैं वही काम करेंगे। ये समाज के लिए घातक है, ये जाति प्रथा नहीं, क्योंकि व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। कोई भी काम किसी भी व्यक्ति के रुचि पर आधारित होना चाहिए, जिस काम में उसको इंटरेस्ट है वो काम करे, तो हमारे समाज के लिए जाति प्रथा कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये मजबूरी है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसी समय से उसको कर देता, फना माँ का बेटा था फना में काम करेगा। इसलिए हमारे लिए समाज के लिए जाति प्रथा घातक बात है। इसलिए हमारे समाज के लिए जाति प्रथा जो है ये ठीक बात नहीं है। इस समाज के लिए हमारे लिए क्या हो जाता है? ये घातक हो जाता है। चलिए अब इसमें हम आगे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे है जाति प्रथा जो है, समझते हैं आगे। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, पूर्व यानी पहले से निर्धारित ही नहीं करती। यानी जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण, दोषपूर्ण तो है ही है, यानी पहले से कैसे किसी बच्चे की निर्धारित कर दी जाएगी कौन से काम में उपयुक्त होगा, निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी जीवन भर के लिए एक व्यक्ति को एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए। पेशा भले वो काम ना हो, समय कभी हर एक साल में होता है कि कभी किसी को रोजगार नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, सालों भर काम नहीं मिलता रहता है, काम अनुपयुक्त हो, इसके कारण भले वो भूखो मर जाए मंजूर है, लेकिन काम चेंज नहीं कर सकते। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। यहाँ क्या कहा गया है? जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा? अब जब काम बदल ही नहीं सकते हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, मजबूरी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो काम नहीं बदल सकते, तो क्या ऑप्शन रहेगा? भूखों मरेंगे।
हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने का अनुमति ही नहीं देती। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति को जाति प्रथा मतलब कोई अलग काम करने की अनुमति ही नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी जो उसके पिता जिस काम को नहीं करते रहे हो, बेटा चाहता कि मेरे पिताजी फलाना काम करते मैं दूसरा काम करूं, तो कर ही नहीं सकते। हिंदू धर्म में जाति प्रथा ऐसा जकड़ी हुई है। भले ही वह उसमें पारंगत हो, दूसरा काम करने में बहुत अच्छा हो, फिर भी नहीं। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के इस प्रकार पेशा परिवर्तन की जो अनुमति नहीं है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं पेज बदल दूं। चलिए, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि पेशा बदल ही नहीं सकते हैं। तो काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, व्यक्ति बेरोजगार। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा जो होता है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता कि कौन से पेशा वो चुने, उसकी इच्छा पर रहता ही नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस यानी मजबूरी बस करते हैं। अरुचि के साथ, अरुचि यानी जिनमें काम करने की इच्छा नहीं है फिर भी मजबूरी में करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर व्यक्ति को टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी जब व्यक्ति को इंटरेस्ट काम में नहीं होता तो अपनी मर्जी से करेगा, कभी करने का मन होगा नहीं, काम इंटरेस्ट नहीं रहता है तो टालू काम करने की आदत होती है। अच्छा कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरह से कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी आर्थिक पहलू कहने का मतलब इनकम जनरेट करने के साधन की तरह से भी देखा जाए तो क्या है, ये हानिकारक प्रथा, क्योंकि उसे उसका घर भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि टालू काम करेगा। इंटरेस्ट होगा तो भी नहीं, इंटरेस्ट रहता है यहाँ पे काम में तो टालू काम करेगा, इसे उनका घर परिवार भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आर्थिक पहलू से भी यह जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यानी जो व्यक्ति दूसरा किसी काम को करना चाहता है मजबूरी में उसको काम करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति में इस तरह की भावना का विकास हो जाता है, अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। व्यक्ति के जो अंदर से काम करने का, अलग काम करने की जो रुचि होती है व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा क्या करती है, व्यक्ति को निष्क्रिय बना देती है, इसलिए व्यक्ति ठीक ढंग से कोई काम भी नहीं कर पाते हैं। जाति प्रथा हमारे समाज के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा अभिशाप है। हिंदी में आपको निबंध पढ़ाएंगे कि जाति प्रथा एक अभिशाप। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। कहते हैं, अम्बेडकर जी कहते हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, यानी जो अम्बेडकर जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि ऐसे कि आप मेरे द्वारा जाति प्रथा की जो इतनी आलोचना है, इतनी मैं जो उसकी कमियां बताया हूं, जो उसकी बुराइयां है जो बताया हूं, ये सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब आप जाति प्रथा को समाज में नहीं मानना चाहते तब क्या चाहते हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर, वो कहते हैं, पूछना चाहते हैं कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी उनसे पूछे हैं, उस अम्बेडकर जी बोलते हैं कि यदि मुझे वैसे आप पूछते हैं कि बताइए कि जाति प्रथा न रहे समाज में तो कैसा समाज बनेगा, तो उन कहते हैं, अम्बेडकर जी का उत्तर है, वे कहते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भातृत्व पर आधारित होगा। क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबरी में आपसे कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यानी आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भातृत्व पर आधारित होना चाहिए होगा। क्या यह ठीक नहीं है? अम्बेडकर जी कहते, क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारा, यानी सब लोग एक साथ मिल करके प्रेम के साथ रह सके। भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एक साथ मिलकर के रहने में किसी को क्या दिक्कत होगा, क्या आपत्ति हो सकता है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, किसी भी आदर्श यानी अच्छे समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित
परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी की मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी भाईचारे का मिश्रण ऐसा होना चाहिए जैसे दूध में पानी मिल करके मिल जाते हैं, पता ही नहीं लगता, उसी तरह से आपस में भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन आज जाति प्रथा के कारण सब एक दूसरे से कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, अलग हैं, बिखरे हुए हैं। उनका कहना है कि तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, यही मिश्रण होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तब वही हमारा लोकतंत्र सही हो पाएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ शासन करने के कि कौन शासक है, कैसा शासन कर रहा है, यही पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यह अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा जो है, ये उनका जो पाठ था श्रम विभाजन जाति प्रथा, यह अध्याय समाप्त हुआ और ये उनकी जाति के बारे में राय है। वैसे हमारे समाज के लिए जाति प्रथा सबसे घातक बात है। आपको जाति प्रथा का जब कहानी सुनाएंगे तो आपको अजीबो-गरीब हालात सुनने को आएंगे, किस तरह से होते हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा इतनी खराब और निंदनीय थी जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत लोगों को अछूत कह करके चिढ़ाया जाता था, उनके साथ बहुत शोषण किया जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता। खैर उसको छोड़िए, अब हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और ये इस युग का नाम है संविधान का युग। जो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण हमारा एक संविधान बना और दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसके कारण हम सभी एक साथ मिलजुल करके रहते हैं और आज हमारे समाज में जो बुराई जो थी, पहली वाली जो बुराई थी, कमियां थी, वो सब दूर हो गई है। इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हुआ, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो ऑब्जेक्टिव और जो 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं जो सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, और इस अध्याय से यदि 5 अंक वाला क्वेश्चन हुआ तो वो भी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा ताकि आप आगे की तैयारी अच्छे से कर सकें। और आप इसको रीडिंग करिए और पढ़िए। आप एक बुक ले लीजिएगा गोधुली का, उसमें रीडिंग करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट होगा, कहीं ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमारे वीडियो पे बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। आगे वीडियो में मैं आपको सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।